हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट। आज हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो प्रॉब्लम्स है आईआईटी जैम में, उन सारे प्रॉब्लम्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में तुम देख रहे हो जो 1H एनएमआर पूछा गया है, एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसको हम लोग डीएमए बोलते हैं। तो रूम टेम्परेचर में इसका कितने सिग्नल होगा। तो अगर एन डाइमिथाइल को तुम देखोगे, उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है। तो तुम्हें देखकर क्या लगेगा? तुम्हें देखकर लगेगा यहाँ पे तो दो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, तो सिग्नल तो दो होगा। बट रियलिटी में इस कंपाउंड में देखा जाता है कुछ अलग बात। क्या हो जाता है, ए नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है, ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है। और रेजोनेंस करने के बाद तुम्हारा जो स्ट्रक्चर तुम्हें मिलता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है। अभी पहले जहां पे तुम्हें देखकर लग रहा था ये दोनों मिथाइल तुम्हारा सेम है, बट जब वो रेजोनेंस कर लिया, अभी देखो ये दोनों मिथाइल तुम्हारा अलग हो गया। क्योंकि अगर ए वाला मिथाइल को मैं ए बताऊंगा, ए को देखो ओ माइनस की फॉर्म, ओ माइनस के साथ सिस फॉर्मेट में है। अगर इस मिथाइल को मैं बी बताऊंगा तो ये क्या है, ओ माइनस के साथ ट्रांस पोजिशन में है। तो ओ माइनस के रिस्पेक्ट में इन दोनों की जो पोजीशन है अलग है, तो ये डिफरेंट सिग्नल में काउंट होगा। और ये जो हाइड्रोजन है इसका अलग सिग्नल आ जाएगा सी। तो इसका मतलब यहाँ पे रूम टेम्परेचर में सिग्नल क्या हो जाएगा, 3। मतलब ये जो 3 सिग्नल होगा कब, अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बट सपोज रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तब तुम्हारा सिग्नल कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए और ए दोनों मिथाइल तब सेम आ जाएगा। मतलब तब सिग्नल आ जाएगा 2, यहाँ पे सिग्नल आया 3। अभी रेजोनेंस कब पॉसिबल नहीं है, देखो अगर तुम टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करोगे तुम, अगर बहुत ही लो कर दोगे, बहुत ही लो टेम्परेचर कर दोगे, सपोज -100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग की जो बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग है, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग क्या हो जाएगा, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे आकर कॉम्प्लीटली लॉक हो जाएगा, उतना ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएगा। मतलब रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। और अगर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा तो इस टाइम पे तुम्हारा जो एनएमआर सिग्नल आ जाएगा दैट इज द 2। बट अगर रेजोनेंस कर लेगा हायर टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में, तब तुम्हारा सिग्नल क्या हो जाएगा, आ जाएगा 3। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है ये तुम्हें बहुत ज्यादा पूछा जाता है एनएमआर की सिग्नल कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, टोटल कार्बोनिल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। टोटल कार्बोनिल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा। चारों कंपाउंड गिवन है ए बी सी डी। तो यहाँ पे अगर देखो जो ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो उसका क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा रेजोनेंस कहाँ पे होगा, डी में होगा। उसके बाद रेजोनेंस कहाँ पे होगा, उसके बाद रेजोनेंस ओएच में होगा, क्योंकि बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो डी का सबसे कम होगा। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा एक किसका होगा, क्लोरीन के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का इफेक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो डेल्टा प्लस कैरेक्टर ग्रो करेगा। तो मैक्सिमम होगा सी का, देन होगा बी का। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा सी का देखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा सी। अच्छा, एसिड थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, एसिड का 1750 देखा जाता है, और अप्रोक्सीमेटली एल्डिहाइड का 1730, और इसाइलक्लोराइड का 1760, और एमाइड का थोड़ा कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1710 या 170 के आसपास आता है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा मैक्सिमम तो तुम्हारा सी का होगा। चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट उसके बाद ना तुम्हारा एसिड का आ जाएगा, देन आ जाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड, और लास्ट में आ जाएगा डी। तो सी ए बी डी हो जाएगा तुम्हारा कार्बोनिल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का। और डेटा को थोड़ा याद रखना, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे।
तो यहाँ पे हम लोग का जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग को पूछा गया है, ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। द कॉम्पाउंड है यहाँ पे जो है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, ठीक है, सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे तुम्हें एक डेटा प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻10। दिस फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड टू एक कौन सा रीजियन में आएगा। ओके तो अभी तुम्हें बात पता है, ये जो 1/λ ना, 1/λ इसको बोला जाता है न्यू बार, जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/λ अगर न्यू बार है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यू बार इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाई सी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बाई सी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सी को इधर लेकर आएंगे तो सी नीचे आ जाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी बाई सी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना था, 6 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, 3 इंटू 10⁻10, क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट तुम्हारा यहाँ पे हम लोग अगर एसआई में करेंगे तो मीटर में ले रहे, तो इसका आंसर जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर इनवर्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 10⁻, ना, आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम था, आई थिंक यहाँ पे 10⁻13 होगा, एक मिनट, 6 इंटू 10⁻10 है। ओके ओके, अच्छा चलो, मैं इसका ना, इसका तुम सेंटीमीटर में लो, 10⁸ सेंटीमीटर में करो, तो सेंटीमीटर में करोगे तो 2 इंटू 10, 2 इंटू ऊपर जाएगा तो 10 स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया था, इस क्वेश्चन में जो अकॉर्डिंग टू जो डेटा दिया था ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा, आई थिंक यहाँ पे 10⁻13 होगा, ठीक है। यहाँ पे ना गलत दिया गया, इसको मार्क करके रखना, 10⁻13, 3 इंटू 10⁻10 लेंगे तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर इनवर्स, तो 2000 मीटर इनवर्स आ जाएगा। और 2000 मीटर इनवर्स जो आता है वो आईआर जोन में आता है, आईआर, क्योंकि यूवी जोन जो तुम्हारा आता है 4000 टू 8000 जोन में, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 आंसर आएगा जो आईआर में आ जाएगा, आईआर में। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको इस जो मैंने क्वेश्चन जहां से लिया है तो थोड़ा इसको करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कॉरस्पॉन्डिंग 1H NMR पीक। देखो 1H NMR जो पीक कैसे होगा, जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा डीसिल्डेड है, अभी तुम्हें पता है बेंजीन का 7.2 के आसपास आता है, सबसे ज्यादा डीसिल्डेड वैल्यू तो तुम्हारा बेंजीन का ही आएगा, क्योंकि बेंजीन की वैल्यू सबसे ज्यादा आता है। तो बेंजीन के बाद किसका आएगा, ठीक है। अभी ये जो वैल्यू आता है ना डबल बॉन्ड का, इसका भी 5.8 के आसपास आता है, और इसका पैरामैग्नेटिक इफेक्ट के लिए इसका 2.3 के आसपास एनिसोट्रोपिक आ जाता है इस फील्ड के अंदर, इसलिए 2.3, और इसका तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 1.1 के आसपास आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका आया, सबसे ज्यादा 2, देन आया तुम्हारा 1, देन आया 3, और देन आया 4, तो आंसर बन जाएगा 2, ठीक है। इस फील्ड को हमेशा याद रखना है, जो भी वैल्यू है, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण से इसकी वैल्यू थोड़ा कम होता है, कुछ 2.3 के जोन के आसपास आ जाता है। यहाँ पे जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को पूछा गया है, ठीक है। अभी फंडामेंटल जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होता है वो तुम्हारा क्या होगा, देखो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2π√/k/μ। इसका मतलब अगर मास इंक्रीज होगा तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl है,
HCl और DCl अगर इसको देखेंगे तो 135, 137, 235, तो सबसे ज्यादा मास किसका है? देखो यहाँ पे जो बात है, अगर मास इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, तो मास सबसे ज्यादा DCl का है, तो मास ज्यादा होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो सबसे कम होने वाला है। ठीक है, तो कम कहाँ पे है? यहाँ पे कम है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, 1 और 3 में होगा। ठीक है, 4 और 2 नहीं होगा। अभी देखो इन दोनों में HCl का मास कम है क्योंकि क्लोरीन का 37 मास ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 1, क्योंकि H जो 1H37 है इसका क्या है, मास जो है वो कम है, मास कम है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस मास के ऊपर बेस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, रिड्यूस मास के ऊपर बेस करके। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला रिक्वायर्ड फॉर द फ्लिपिंग ए 1H NMR न्यूक्लियस इन ए NMR स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 400 मेगाहर्ट्ज इज। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को करने सॉल्व करने बोला है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखो हम लोग की इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला होता है, हम लोग को जानना होगा B इक्वल टू, बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 2 पाई, 2 पाई गामा, 2 पाई F/गामा, 2 पाई F/गामा, जहां पे गामा क्या होता है, गायरोमेट्रिक रेशियो, और जो F होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को फ्लिपिंग, हम लोग को क्या गिवन है, निकालना है 400 मेगाहर्ट्ज गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू गिवन है, गामा की वैल्यू भी गिवन है, पाई की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो हम लोग की जो वैल्यू को यहाँ पे निकालना है, देखो B इक्वल टू 2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हार्ज मेगा हार्ज में है, इसको हार्ज में कन्वर्ट करना होगा, तो मेगा हार्ज से हार्ज में जाने के लिए 10⁶ हार्ज हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय गामा की वैल्यू जो गिवन है 2.67 इंटू 10⁸, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो 9.4 टेस्ला आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 9.4। तो क्या हुआ, B इक्वल टू 2 पाई F/गामा, जहां पे F क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो डेटा वो हम लोग का प्रोवाइड था 400 मेगाहर्ट्ज, तो इन सारे डेटा को हम लोग पुट किया और 9.4 टेस्ला आंसर आ गया। द नंबर ऑफ NMR सिग्नल ऑफ द कॉम्पाउंड P एंड Q, अगर P में देखा जाए कितने सिग्नल होगा, 1 2 2 3 3, और इसके देखा जाए 1 1, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो सिग्नल क्या आ जाएगा, 3 और 4, मतलब आंसर A, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाएगा तो IR एक्टिव मॉलिक्यूल, अभी एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा तो वो हो जाएगा IR इनएक्टिव, और वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रामन एक्टिव। अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो बन जाता है IR इनएक्टिव और रामन एक्टिव। तो यहाँ पे A में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, B में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, D में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सारे क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव बन जाएगा। ठीक है, बट एक मिनट, यहाँ पे IR इनएक्टिव बोला गया है,
बट यहाँ पे जो बात है ना, यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे इस क्वेश्चन एमएसक्यू सेक्शन में था। देखो नॉर्मली तुम्हें देखकर क्या लगेगा, जो CO2 जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CO2 तुम्हारा IR इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बट CO2 का बहुत सारे स्ट्रक्चर है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अभी CO2 की जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वहां पे CI है, बट एसिमेट्री में तो CI नहीं है। तो एसिमेट्री वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, IR एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली CH2 का भी यहाँ पे क्या होगा, एक जैसे तुम्हारा दो बोथ होगा ना, मतलब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों होगा, तो ये वाला भी IR एक्टिव हो जाएगा। OCS का तो CI नहीं है, ये तो नहीं होगा, छोड़ दो, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो IR एक्टिव भी हो जाएगा। और जो N2 होगा, N2 का तुम्हारा हमेशा सिमेट्रिकली होगा, तो ऑप्शन जो डी होगा ए ओनली IR इनएक्टिव होगा, और ABC यहाँ पे IR एक्टिव में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी होता है। ओके, और अगर रामन एक्टिव का पूछा जाएगा, रामन एक्टिव में तुम्हारा ABD बताओगे तब, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उनके पास CI है, तो रामन एक्टिव हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 350 मेगाहर्ट्ज द शिफ्ट ऑफ द रेजोनेंस फॉर्म TMS टेट्रामिथाइल सिलेन से प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट इज ऑफ 2 ppm। तो देखो यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यू होगा ना केमिकल, यहाँ पे जो शिफ्ट की जो वैल्यू होगा, देखो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू केमिकल शिफ्ट। तो फ्रीक्वेंसी कितना था 350 इंटू केमिकल शिफ्ट 2, तो आंसर हो जाएगा 700। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 700, फ्रीक्वेंसी इंटू केमिकल शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा 700, या क्या होगा जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तुम्हारा आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2:2:3। अच्छा यहाँ पे देखो ये वाला 1:1, इसका 2:2, इसका 3, इस कंपाउंड का 3 सिग्नल आएगा, 1:1, 2:2, 3, इसका भी 3 सिग्नल आ रहा है, 1:1, 2:2, 3:3, 3:3, इसका भी 3 सिग्नल आ रहा है। एक मिनट, इसका 3 आ गया, 1:1, ओ सॉरी फर्स्ट वाला कंपाउंड का अलग आ रहा है, 1:1, 2:2, 3:3, नहीं फर्स्ट कंपाउंड का तो 3 आया, 2:2:3। अच्छा अभी रेशियो को देखना है, पीक की जो रेशियो है इसका कितना है, इसका यहाँ पे 6, 6:4:4, तो 3:2:2 आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट में कितना है, नेक्स्ट में तुम्हारा 6:4:2, यहाँ पे 3:2:1 आ गया, और लास्ट में तुम्हारा 6:6 क्यू, ये दोनों में 3 6, उसके बाद 2:4, और उसके बाद 4, तो 3:2:2। अच्छा 3:2:2 जो है, मतलब जो 2:2:3, ये रेशियो तुम्हारा ओनली स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर लास्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, क्योंकि मिडिल वाला स्ट्रक्चर में तो तुम्हारा 3:2:1 आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे 3:3:6, 2:2:4 और मिडिल में 2, तो यहाँ पे 6:4:2 है, तो 3:2:1 हो गया इसका आंसर। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा दैट इज द 2, क्योंकि दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो 2:2:3 रेशियो को फॉलो कर रहा है। ऑल द बेस्ट।